कर दें. Assalamu alaikum students. This is chapter 1 of functional English. So we are to take a start with this chapter. First, have a look at the title, that's Introduction to Grammar. Grammar का introduction, grammar होती क्या है ये पता होना चाहिए. स्टार्ट में कुछ बातें हमने इसकी की थी कि फंक्शनल इंग्लिश वो है जो आप प्रैक्टिकली यूज़ कर सकें, क्योंकि अभी तक की जो इंग्लिश पढ़ते आए ना उसमें प्रैक्टिकल यूज़ कम था. वो मोस्टली जैसे पोएम्स, प्लेज, स्टोरीज, इस सारी चीज़ें आप अभी तक रीड करते आए हैं. उससे नो डाउट बेनिफिट से खाली तो कोई भी चीज़ नहीं होती. एवरीथिंग इज़ बेनिफिशियल फॉर यू. वो जो कुछ पढ़ा है तो बेनिफिशियल, बट वी आर टू सी whether all these things are applicable to the society or not. Wherever you go, when some person asks you what your qualification is, when you tell that you are a student of CA, surely he'll ask you a question about maybe passive voice, maybe narration, or maybe parts of speech. अब ये इस सारी चीज़ें, फिर ये कि जब आपको प्रैक्टिकली कहीं पे लिखना पड़ता है. अब देखिए आपने प्लेज पढ़ ली है, आपको पोइम्स मैं कहता हूँ फर्स्ट ईयर की, चाहे हो सकता है 20 की 20 पोइम्स आपको पूरी ज़बानी याद हो गई हों और 16 स्टोरीज याद हो गई हों, इस तरह वो 5 हीरोज याद हों, सारा कुछ हो, लेकिन आपको ज़रूरत किस चीज़ की है? व्हेन यू एंटर एन ऑफिस, व्हेन यू वांट टू हैव अ जॉब समवेयर, you have to write an application. What would you do there? What's the benefit of button there when you have memorized all the story, or maybe you've memorized all the poems, but when you are asked to write an application, what your response would be then? You don't know the formats, you don't know what collocation is, you don't know what the function of different words is. अब ये चीज़ें अगर आपके सामने ना हो तो किस तरह से आप ये सारी चीज़ों को यूज़ कर जाएंगे? अब देखें कि अब आपने मे भी देखा हो, when there is some person who can't speak English, 2 or 3 things are there in his speech. वो हमेशा आप देखेंगे उसकी स्पीच आप सुने, वो स्टार्ट में क्या करेगा, ING हर सेंटेंस में लगाता जाएगा. उससे पूछें जी कि प्लीज़ टेल अस योर रूटीन, वो कहता जी आई एम स्लीपिंग एट 10 o'clock एंड आई एम गेटिंग अप. वो ऐसी ING उसे पता ही नहीं कि ये क्या मैं कर रहा हूँ, और जी का यूज़ कोई पता नहीं कहाँ पे हो रहा है कहाँ पे नहीं हो रहा है. इंग्लिश जो है ना, इसमें एक चीज़ तो ये थी कि पहले यही बहस चलती रही कि कितनी एज में जाके एक बच्चा इंग्लिश सीख सकता है. मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश जो है ना, क्योंकि बेसिकली है तो एक लैंग्वेज, हमने इसको लैंग्वेज की तरह से डील नहीं किया. हमने लिया इसको ऐसे जिस तरह से कोई ये आपके दूसरे सब्जेक्ट्स ना, यूँ समझे कि सोशल स्टडीज़ पढ़ ली, पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़ ली, अब ठीक है इन्फॉर्मेशन तो उसमें भी है, इसमें भी मिल जाएगी आपको, लेकिन अब एक लैंग्वेज है, व्हाई डोंट यू लर्न हाउ टू स्पीक इट? ये भी पता होना चाहिए था, इसकी स्किल्स का पता होना चाहिए था कि लिसनिंग क्या है, स्पीकिंग क्या है, रीडिंग क्या है, राइटिंग क्या है. तो इस लेवल पे आके फिर आपके लिए जो कोर्स डिज़ाइन किया जाता है वो इस तरह से होता है कि आप इसके साथ फेमिलियर हो जाएं कि इंग्लिश को प्रैक्टिकली आपने कैसे यूज़ करना. प्रैक्टिकली जहाँ भी आप यूज़ करेंगे ये 4 स्किल्स होंगी. ऑल द 4 स्किल्स विल बी देयर. Out of all these 4 skills, 2 are input skills and 2 are output skills. The input skills are listening and reading, the things that you receive. And the things that you perform, they are speaking and writing. तो ये हमने देखना है कि हम आउटपुट स्किल्स बेहतर कैसे दे सकते हैं. ये उसके लिए होता है. अब हमारा एक प्रॉब्लम है स्टार्ट से कि हम लोगों ने लैंग्वेज जो सीखी है ना, वो हमने सीखी है GTM के थ्रू. GTM, जस्ट अ मिनट, ये मैं यहाँ पे टर्म आपके सामने लिख रहा हूँ, GTM. Is there anyone of you who can tell what GTM stands for? Yes, is anyone? Please raise your hands if you know what GTM is. That's just a sort of sharing. That's not a sort of test. Yes. कुछ भी आपके माइंड में जो आता है कि मैं कह रहा हूँ कि हमने जो लैंग्वेज सीखी है, that we have learned through GTM. What does GTM stand for? This is the question. None? Okay. Then I tell you. आपको याद होगा
کہ آپ نے بہت ساری لینگویج جو ہے نا، بہت ساری لینگویج کے طور پہ تو ہم شاید اسے ڈیل کر ہی نہیں سکے، ایک سبجیکٹ ہی تھا. برل وہ سبجیکٹ میں ہم نے کیا کیا، جی ٹی ایم گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ. اس میتھڈ میں ہر چیز کو ٹرانسلیٹ کر کر کے ہم نے کہ گرامر پڑھی تھوڑی سی، پھر ٹرانسلیشن کی، دونوں کو میچ کر کے دیکھا کس طرح سے کہ آپ کسی کلاس میں جاتے ہیں. ابھی بھی آپ دیکھ لیں ہمارے ہاں اس کو ان لاجیکلی ڈیل کرنے کی اس حد تک ہیبٹ ڈیولپ ہو گئی ہے. If you go to some language center and you say that I want to learn how to speak good English, and the teacher says, okay, it's not a problem for you. You can speak English very well. You can become fluent in just a few days. And where to take the start from? That's from present definite tense. No, this is illogical. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ present definite tense سے آپ کو speaking سکھائی جا رہی ہے؟ اس لیے میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ every tense makes me tense. ٹینس تو ایسی چیز ہے. تو ٹینس آپ کے سامنے وہ پہلے دن ہی پریزنٹ ڈیفینٹ ٹینس رکھ دیا. اب یہ اسپیکنگ کے لیے تو رہا ہی نہیں. جب اتنی گرامر پہ آپ فوکس کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ جا رہے ہیں رائٹنگ کی طرف، کیونکہ رولز سے آپ سٹارٹ کر رہے ہیں. آپ دیکھیں گے آپ نے جب اردو یا پنجابی جیسے سیکھی ہے اس میں کوئی گرامر نہیں آپ نے پڑھی. اور یہ بھی دیکھ لیں کہ آپ کے پاس پنجابی کی کوئی ڈکشنری آپ نے نہیں رکھی ہوتی کہ پنجابی کے الفاظ کا پتہ نہیں چلتا، اردو کی ڈکشنری نہیں رکھی ہوتی. دیکھیں کبھی کبھار تو آپ کو نظر آ جاتے ہیں کہیں پہ، کچھ ہوتے ہیں شوق والے وہ کہیں نہ کہیں دیکھتے ہیں، ادروائز موسٹلی آپ اس کو اپنی ضرورت نہیں سمجھتے. تو جس طرح سے ہم نے اردو پنجابی کو سیکھ لیا بغیر گرامر پڑھے ہوئے، وائی کانٹ وی لرن انگلش وداؤٹ گرامر؟ اب یہ پرابلم ہے. لیکن مسئلہ اب یہ بن چکا ہے کہ اب وی آر گرون اپس، ہم بڑے ہو گئے ہیں. اب یہاں پہ ہمیں اب رائٹنگ کی طرف ڈیفینیٹلی جانا ہی جانا ہے. اب بچوں والا جو ٹائم تھا نا، اتنا ٹائم ہمارے پاس ہے نہیں. اس وجہ سے ہمیں گرامر کی ضرورت اس میں پڑ جاتی ہے. کیونکہ میں بھی آپ کہیں گے کہ اگر گرامر کے بعد اردو پنجابی سیکھی تو یہاں پھر گرامر کیوں ہے انگلش سکھانے کے لیے؟ تو اب چونکہ ہم نے رائٹنگ کی طرف جانا ہی جانا ہے. رائٹنگ جو ہے نا وہ آپ کی بہت ساری جگہوں پہ آپ کو اس کو یوز کرنا پڑے گا. آپ کو کسی بھی آفس میں ہو، اپنا بزنس رن کریں، کسی میں آپ جاب کر لیں، لیٹر رائٹنگ ہونی ہے. آپ کہتے ہیں میں تو ای میل کرتا ہوں، ای میل کریں گے اس میں بھی تو کچھ نہ کچھ لکھیں گے نا، وہ بھی ہمیں ضروری ہے. چاہے آپ واٹس ایپ پہ کسی کو کچھ لکھیں پھر بھی ضروری ہے. کیونکہ ہم جب کہتے ہیں کہ میسج آپ کا کلیئر ہونا چاہیے، when we go towards clarity it means there shouldn't be any complexities of grammar as well. When you write the things, there may not be any other meanings other than the words that you've used to give some proper meanings. ان میننگ سے علاوہ اگر کوئی اور میننگ ہو گیا تو اس سے کیا ہو، کنفیوژن ہو جائے گی، کلیئرٹی پرابلم آئے گا. اسے اس کو سیکھنا اب ضروری ہے. آپ نے سیکھی ہے انگلش گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ سے، ٹینسز کیے، اس میں پھر کیا کیا، وہ جاتا ہے ادھر سے لیا ہی گوز، میں جاتا ہوں تو آئی گو. اب جی ای ایس کیو نہیں لگا جی، وہ تھرڈ پرسن سنگولر کے ساتھ. یعنی اتنے رولز کے ساتھ جب ہم سیکھیں گے تو رائٹنگ کی طرف تو ہم جا سکیں گے، اسپیکنگ کی طرف اتنے رولز کے ساتھ جانا اٹس ا بٹ ان نیچرل. نیچرل یہ ہے کہ ہمارے پاس چیزیں ویسی ہوں. دیکھیں اب جب یہ آپ روٹین میں انگلش بولنا شروع کر دیتے نا، کل ہی ہمارا یہ ٹی اے یہاں پہ میرا اسٹوڈنٹ ہے، بڑا اچھا لگا. کہنے لگا جی میں جہاں بھی کوئی بات کرتا ہوں، میں اندر جب بولتا ہوں تو وہ جیسے آپ سٹریس وغیرہ کرتے ہیں تو نیچرلی کہتا ہوں مجھ سے ہو جاتے ہیں وہ، میں اس سے بولنے لگ جاتا ہوں. اب اس کی ریزن کیا ہے کہ میں یہ بچوں کو یہ کبھی نہیں کہتا کہ آپ پریزنٹ ڈیفینٹ سے اسٹارٹ کر کے انگلش سیکھنا شروع کریں. رائٹنگ کے لیے اس کی ضرورت ہمیں پڑے گی، وہ ہم کریں گے وہ بھی. لیکن اگر آپ اسپیکنگ کرنا چاہتے ہیں، دیکھیں بہت سمپل بات ہے، ویری سمپل. When you have a look at anything, like I'm standing here before you, when I have a look at the camera, I can speak one or two sentences about this camera that's there before my eyes. And here's the keyboard. Why can't I say something about this keyboard? I can, surely I can say something about this keyboard. So this is the natural style in which we have a look at the things in surroundings and start speaking. یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہمارے لیے، ہم کر سکتے ہیں. Why can't I speak a single sentence about this mouse? اب یہ کس طرح کا ہے، کیا چیز ہے، کس کلر کا ہے، کس کام کے لیے ہے، کچھ نہ کچھ تو بولا جا سکتا ہے نا. تو اس لیے ہم نے جو گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ سے سیکھا نا، اس کی وجہ سے رائٹنگ میں تو ہم اچھے ہو گئے، اسپیکنگ میں ہم پیچھے رہ گئے. حالانکہ اسپیکنگ ریڈنگ سے بھی پہلے کی اسکل تھی، وہ سیکنڈ نمبر پہ اسکل آتی ہے، لیکن ہم وہ نہیں کر سکے. اینی وے اب ایک ٹرم جو ہے نا یوز کی جاتی ہے کہ ٹی پی آر. یہ بہت ساری ٹیکنیکس ہیں، بہرحال ہم صرف ان کی بات کر رہے ہیں جو ہم نے تھوڑی بہت جن کے ساتھ فیملیئر ہونا ہے. وہ آپ کو یہاں پہ میں نے بتایا تھا ٹی پی آر. جی ٹی ایم جو ہے نا یہ غلط نہیں، ہم اس کو کہتے کہ یہ غلط طریقہ نہیں، اس کے تھرو ہی ہم نے سیکھی بہت ساری چیزیں. میں نے خود اس کے تھرو انگلش سیکھی ہے.
But if I'm speaking before you, it's just because of my practice, not because of the GTM. क्योंकि GTM में अगर आप पढ़ जाए ना तो आप इतने रूल्स की तरफ चले जाते हैं, ये ऐसे ही हैं जैसे आपको करेक्शन के रूल्स जब पढ़ाए जाते हैं तो आप देख लेंगे क्या बनता है उसमें। करेक्शन वाली बातें लेट हैं, उनको बाद में हम करें, पहले छोटी छोटी चीज़ें हैं। मैं तो बच्चों को ना, ये छोटे बच्चे हों तो उन्हें मैं ऐसे ही इंग्लिश उनके साथ स्टार्ट कर लेते हैं, व्हाट इज दिस। अब ये कहना उनके लिए चले कोई चीज़ नहीं है, व्हाट इज दिस इज माई हैंड। अब इस पैटर्न पे आप सेंटेंस बनाते जाएं। फिर पूछा कि व्हाट इज दिस इज माई हेड। व्हाट इज दिस इज माई एल्बो। व्हाट इज दिस इज माई शोल्डर। व्हाट इज दिस इज माई थंब। अब ये प्रैक्टिस को आते रहे। अब इसमें हमें किस ग्रामर की जरूरत है? ये टीपीआर जो है ना, टीपीआर, इसने ये आपको अंडरस्टैंडिंग दी है। अंडरस्टैंडिंग इस चीज की है कि आप यस, इसके लिए कोई एज की बात नहीं है, और इसमें यह नहीं है कि आपको पहले क्या क्या चीजें पढ़ाई जाए। नहीं, ये पढ़ाने का काम नहीं है। हम लोग ये समझ बैठे हैं कि जिसकी उर्दू अच्छी है वो इंग्लिश अच्छी बोल सकता है। हो सकता है आप कहें जी हम तो नहीं कहते, लेकिन हो यही जाता है आपसे भी। किस तरह से? किसी से कहते हैं कि आप इंग्लिश बोल लेते हैं, वो तो लो सर मुझे तो उर्दू नहीं अच्छी तरह बोलनी आती, आप इंग्लिश कह रहे हैं। क्योंकि भाई क्या इंग्लिश अच्छी बोलने के लिए उर्दू ज़रूरी है? ये तो ऐसे ही है कि जिस तरह ये अमेरिकन और ब्रिटिश सारे पहले उर्दू सीखते हैं फिर इंग्लिश की तरफ जाते हैं। नहीं, ये हमारा असल माइंडसेट इसलिए बना है कि हमने इन्हें स्टडीज़ के थ्रू ही इनको सीखा है। मोस्टली उर्दू है तो देखा कि स्कूल्स में कॉलेजेस में उर्दू बोली जा रही है। बच्चे जो थे जिनके पेरेंट्स नहीं पढ़े हुए थे, पंजाबी स्पीकिंग थे, और जिन्होंने उर्दू कभी बोली नहीं थी, उन्होंने बच्चों के साथ उर्दू बोलना शुरू कर दिया। अब वो जैसा कि उर्दू बोल रहे हैं, वो बेचारी ना उर्दू रही ना पंजाबी रही, वो उर्दू लगती है मुझे, पंजाबी और उर्दू मिक्स करके जो बना दी है इन्होंने। क्यों? कि आप कभी सुन के देखें बच्चे, अब आप लोग खुद भी आप देखें कि आप क्या बोल रहे होते हैं कि जी आज क्या बनाया। बनाया कौन सी उर्दू हो गई? बनाया रात को कितने बजे आ जाऊं? रात को। ये पंजाबी है, ये उर्दू है। अब ये काम जो है ना कि हमने ये समझा कि वो पढ़े लिखे सारे उर्दू बोल रहे हैं, चलो हम पंजाबी बोल के शायद अनपढ़ लग रहे हैं, उर्दू बोलनी शुरू कर दी, उर्दू में कर दी पंजाबी मिक्स। ओए तेरा पापा किधर है? ओए तेरी मामा कब आएगी? ओए कौन सा है तेरी मामा? ये क्या कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं आप? लैंग्वेज को, हर लैंग्वेज का एक पैटर्न होता है, हर लैंग्वेज की एक डिसेंसी होती है। हम उस लैंग्वेज के साथ क्या कर रहे हैं? एनीवे ये तो अलग एक इशू है कि हम क्या करते हैं इसके साथ। अब बात यह है कि उर्दू, जब हमने ये समझा कि उर्दू चूंकि पढ़े लिखे लोग बोलते हैं तो हमने उर्दू शुरू कर दी। स्कूल कॉलेज में थी तो ये हर बंदे ने, हर रेडी वाले ने भी कोशिश की है बच्चों के साथ उर्दू बोलें। वो ये काम करने से उर्दू का जो हाल हुआ वो एक पूरी एक स्टोरी है। एनीवे, फिर दूसरी चीज़ जो हमने देखी कि इंग्लिश बोलने वाले लोग हमारे कल्चर में वही होते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं। लेकिन वो बाहर कहीं फॉरेन कंट्री में कोई रह के आया हो, अनपढ़ हो, वो सीख ले एक अलग बात है। लेकिन आप अपने कल्चर में देखते हैं कि जो आदमी, द पर्सन हु इज एजुकेटेड, ही कैन स्पीक इंग्लिश, अदरवाइज फॉर द इलिटरेट पर्सन इट्स इम्पॉसिबल टू स्पीक इंग्लिश। इसकी वजह से हमारा एक माइंडसेट डेवलप हो गया कि पढ़े लिखे लोगों का काम है ये। नहीं, अब टीपीआर ने आके ये आपको बताया कि ये पढ़े लिखे या अनपढ़ का इसके साथ कोई कंसर्न नहीं है। टीपीआर स्टैंड्स फॉर टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स जो है ना, वो इस तरह की चीज़ है कि जिसमें जो कुछ कहा जाएगा वो आप फिजिकली परफॉर्म करके बताएंगे। ये है टीपीआर। जैसे अब देखिए, मैंने कहना है कि ये कीबोर्ड है, इंग्लिश में कहता हूँ दिस इज अ कीबोर्ड, रख दिया है, दिस इज अ कीबोर्ड। अब जो इसके साथ परफॉर्म किया जा रहा है, फिर मैं ये कहता हूँ कि ये चेयर है, मैं कहता हूँ कि आई एम गोइंग टू सिट इन द चेयर, ये ले, ये परफॉर्म किया। आई एम स्टैंडिंग अप, खड़े हो गए। आई एम सिटिंग डाउन, ये। अब इस चीज में ना किसी ग्रामर की जरूरत है, ना ही इसमें कोई ये टेंसेस की जरूरत है, और हमें इसके लिए कोई पढ़ा लिखा होना, अनपढ़ होना, ये कोई कंडीशन नहीं है। इसमें जो कुछ कहा जाएगा वो परफॉर्म किया जाएगा। तो ये तो है कि जब आप स्पीकिंग की तरफ आते हैं, सो आई ऑलवेज रिकमेंड दैट यू पीपल मस्ट गो टुवर्ड्स स्पीकिंग एज वेल। लेकिन पेपर अपनी जगह पे है, यू आर टू गो इनटू द मार्केट। व्हेन यू गो टू द मार्केट यू आर टू represent us. When you say that I'm a student of Mr. Shahid Khatana, when you say so,
there must be a stamp of the teacher upon your speaking and your communication. If there is no stamp, how can you claim then? So it's recommended that you must speak English. मैं अपने यहाँ पे ये टीएज हैं हमारे, ये यही कहता हूँ कि आप कुछ बोलते हैं ना, कोशिश किया करें कि कोई एक आध सेंटेंस देखें. अब इस चीज़ से अपनी है ना, ये मैं हाथ जोड़ता हूँ, इससे जान छुड़ा लें कि जी उर्दू हमारी नेशनल लैंग्वेज. वो ठीक है, कौन कहता नहीं है हमारी ये नेशनल लैंग्वेज है, ये हमारी नेशनल लैंग्वेज. लेकिन क्या हमने इंटरनेशनल मार्केट में कहीं नहीं जाना? इस मार्केट में क्या हमें सारे उर्दू वाले मिलेंगे? जहाँ जहाँ जॉब्स के लिए जाते हैं, कम्युनिकेशन आपको बड़ी ज़रूरत पड़नी है. कितने हमारे स्टूडेंट्स हैं पुराने, आते हैं सर वो जी मैं फलां कंपनी में जॉब करता हूँ, वहाँ पे ना फॉरेनर्स आते हैं, सर इंग्लिश का बड़ा मसला है. तो ये आपको फेस करना पड़ेंगे. इसलिए इंग्लिश स्पीकिंग कोई टफ चीज़ नहीं है. मैं ना आपको ये चलें, ये ग्रामर की बात तो होती है कि आपके लिए एक साइट है जो रिकमेंडेड है. उस साइट पे आपने लिसनिंग थोड़ी बहुत उसमें न्यूज़ आइटम्स होते हैं, वो आप ज़रूर करें. ये देखें, englishclub.com. englishclub.com पे आप जाएं, ऊपर उसके ना वो बार पे आपको नजर आएगा लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, सारा कुछ ही होगा. लिसनिंग वाले को आप क्लिक कर लें. उसमें न्यूज़ आइटम्स होते हैं छोटे छोटे, पूरी वर्ल्ड की जो न्यूज़ है. एक तो आपको देखें, आप इंफॉर्मेशन, आपको अपडेटेड इंफॉर्मेशन मिलती है, बजाय इसके कि आप यहाँ के अखबार पढ़ रहे होते हैं जी वो बाई वाला में जी एक आदमी ने फसल पे जाके उसके जनाब बकरियां अपनी छोड़ दी. ये खबरें पढ़ पढ़ के एक दूसरे का शेयर कर रहे होते हैं. नहीं, आपको अच्छी चीज़ पढ़ो यार. ये हमारा तो मीडिया जो है ना, जो है ही सारी नेगेटिव बातें ज़्यादा प्रमोट करता रहता है. वो जी फलां ने इतने कत्ल कर दिया, खुदा न खास्ता, फलां की उससे लड़ाई होगी, फलां जगह एक्सीडेंट हो गया. तो इनका पढ़ के क्या करना है? क्यों हम अपने आप को नेगेटिव बना रहे हैं? पूरी वर्ल्ड की न्यूज़ देखें, अपना विजन ब्रॉड करें. वो बहुत इजीली आपको समझ, पीडीएफ फाइल्स उनके साथ होती हैं. आप हेडफोन्स लगाएं, उनको देखें कि वो क्या लिखा हुआ और वो क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं. छोटे छोटे क्लिप्स हैं, आपका दिल चाहे एक सुन ले एक दिन में काफ़ी है, दो सुन ले, तीन सुन ले, जैसा आपका दिल चाहे. छोटे छोटे हैं. साथ उन्होंने कॉम्प्रीहेंशन के लिए आपको टेस्ट भी छोटे छोटे बनाए होते हैं, बहुत ईजी होते हैं, जहाँ से पढ़ के आपको वो पूछ लेते हैं कि फिर आपको पता चलता है कि यहाँ पे कौन सा वर्ड आना है, क्योंकि आपने सुन लिया होता है पहले से. वो की जो वर्ड्स होते हैं, की वर्ड्स, वोकेबलरी आपको जो है ना, प्री लिसनिंग वोकेबलरी वो भी दी होती है, ताकि आप उनसे फेमिलियर होकर फिर सुने. वोकेबलरी बढ़ेगी, लिसनिंग होगी. फिर वही न्यूज़ आइटम्स जो है ना, कोशिश करें कि आप किसी को सुनाएं, किसी के साथ बातचीत करें, उसमें बता दें. वही एक आध सेंटेंस कोई याद रह जाए, वो सेंटेंस कहीं पे बोल दिया. तो बड़ा इजी है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है. englishclub.com, इस पे आप ये चीज़ें सुन सकते हैं. बहुत इन्फॉर्मेशन है, आपको वैसे भी बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस साइट पे, बहुत अच्छी साइट है. तो बात यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि टीपीआर क्या करता है. टीपीआर से आप टोटल फिजिकल रिस्पांस पे जाते हैं. इसके थ्रू लैंग्वेज सिखाई जाती है. जैसे मैंने कहा कि आप इर्द गिर्द की चीज़ों को देख के आप बोलना शुरू कर दें. आप किसी भी टेक्निक पे ना जाए, अपने तौर पे जहाँ बैठे, देखिए घर में गए, खाना है, खाना सामने आया, तो अब पानी है जो पड़ा हुआ, पानी गिलास खाली पड़ा है, आप सोचते हैं कि मुझे पानी चाहिए. इंग्लिश, आई नीड वाटर, आई नीड कोल्ड वाटर, आई नीड मोर वाटर. अब देखें इसमें क्या मुश्किल है, सारे वर्ड्स आपने सुने हुए हैं. थोड़ी सी हैबिट है, डेवलप हो जाए, कोई बात नहीं. इस बात पे नहीं जाना कि जो कौन सा हम मुसलमानों की लैंग्वेज है. नहीं, इतनी मुसलमानी दिखानी है ना, तो हमको हज उज का सोचें, उम्रे का सोचें. ये लैंग्वेज है, लैंग्वेज का कोई मसला नहीं. आप बोलें, सीखें इसको. इस चक्कर से निकल आए कि हम मुसलमान हैं और हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, और जी उर्दू हमारी नेशनल लैंग्वेज है. नहीं, फिर तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, फिर तो हम सीए भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये इंग्लिश में हो रहा है सारा ही. इसलिए ना इन चीज़ों पे नहीं जाना. एनीवे, अब इसमें इंट्रोडक्शन टू ग्रामर में देखें पार्ट्स ऑफ स्पीच. स्पीच क्या चीज़ है? देखें, एक स्पीच तो फॉर्मली हम जिसकी बात करते हैं, जिसको हम स्पीच तकरीर कहते हैं. स्पीच हैज़ गॉट टू टाइप्स. अगर हम उस स्पीच पे जाए ना जो आप समझते हैं, उसकी बात मैं पहले आपको बता दूं. बस दो टाइप्स में क्या होता है, ये देखिए, अगर आपने यहाँ पे लिखा ना ये स्पीच, इसमें एक होती है डेक्लामेशन, और एक इधर डेक्लामेशन के साथ आ जाती है डिबेट. ये दो चीजें हैं, डेक्लामेशन और डिबेट. डेक्लामेशन ये होती है कि व्हेन यू आर गिवन अ टॉपिक,
you are to speak on that topic. You can't oppose it. देखिए, आपको टॉपिक मिलता है कायदे आज़म, अब कायदे आज़म पे आपने बोलना है, बस कायदे आज़म की आपने जो लाइफ हिस्ट्री है वो बता देनी, उनके अचीवमेंट्स बता देनी। ये नहीं है कि जी उन्होंने मुझे कायदे आज़म दिया है टॉपिक तो मैं हो सकता अल्लामा इकबाल पे बोल दूँ, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, डिबेट्स जो होती हैं वो ऐसी होती हैं कि इनमें आपके पास दोनों ऑप्शंस होते हैं। किसी ने कहा जी कि टीचर्स आर बेटर देन पेरेंट्स, आप कहते नहीं, पेरेंट्स बेहतर होते हैं टीचर्स से। किसी ने कहा नहीं, टीचर्स बेहतर होते हैं। अब आपकी मर्जी है, आप जिस पे मर्जी बोलें, है वो स्पीच, लेकिन डेक्लेमेशन अब नहीं रही। अब आपके पास ऑप्शन है दैट यू कैन फेवर और अपोज इट, इट्स अप टू यू। एनीवे, दूसरा जो स्पीच यहाँ पे यूज किया गया, ये तो बेसिक वर्ड है स्पीच। स्पीच क्या है? इसे हम कहते हैं अ स्ट्रिंग ऑफ साउंड्स। स्ट्रिंग ऑफ साउंड्स, स्पीच। ये देखिए, स्ट्रिंग ऑफ साउंड्स। स्ट्रिंग ऑफ साउंड से मुराद ये है कि जब आप बोलते हैं तो उसमें एक ऐसे है जैसा स्ट्रिंग बनती चली जाती है। एज आई एम स्पीकिंग टू यू पीपल, आई एम नॉट क्रिएटिंग एनी गैप्स ड्यूरिंग माई स्पीच। आई डोंट से दैट देयर इज अ फुल स्टॉप आफ्टर दिस सेंटेंस एंड देयर इज अ क्वेश्चन मार्क आफ्टर द नेक्स्ट सेंटेंस। आई नेवर से सो, बट व्हाटएवर आई एम स्पीकिंग दैट बिकम्स अ स्ट्रिंग ऑफ साउंड्स बिफोर यू। अब ये दिमाग जो अल्लाह ने दिया ना, ये बड़ी अजीब चीज़ अल्लाह ने दी है। इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ पूरी वर्ल्ड में, पूरी यूनिवर्स में नहीं होगी। ऐसा दिमाग अल्लाह ने इसको ये ताकत दी है। ये एक ही सेकंड में पता नहीं क्या कुछ सोच जाता है, क्या क्या मंसूबे बना जाता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव। और कहा जाता है कि एवरी पर्सनस माइंड इज अ यूनिक फिल्टर। यूनिक, हर पर्सन का जो माइंड है वो दूसरों से अलग है, एक फिल्टर है। अब मैं ये बातें कर रहा हूँ ना, कुछ को बहुत अच्छी लग रही होंगी और कुछ को बस दरमियानी सी कि यार चलो ठीक है, अच्छी इन्फॉर्मेशन है। बहरहाल क्या है जी, वो कुछ चीज़ें अभी बाजी की डेक्लेमेशन पता नहीं कहाँ से डाल दी, कभी सुनी भी नहीं थी। लेकिन एक तीसरा तबका होगा, वो कहते हैं यार लो सिलेबस की बात कर ही नहीं रहे, देखो जी पता नहीं कहाँ की बातें बता रहे हैं। और हालांकि जो फर्स्ट वाली जो कैटेगरी जो गौर से सुन रहे हैं वो ये समझ रहे हैं कि हाँ ये तो सारी इंग्लिश की बात हो रही है, हमने कभी इंग्लिश को इस तरह सुना नहीं, तो बड़ी मज़ेदार बातें थी। कुछ के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, कुछ के लिए बस 50-50 है, कुछ के लिए बिल्कुल बोरिंग है। अब ये क्या है? ये माइंड है। माइंड जिस तरफ को भी चला जाए। अब अभी ये सारी बातें हो जाएं, उसके बाद किसी से पूछ के देख लें, किसी को एक याद होगी, किसी को दो याद होंगी, किसी को तीन, किसी को कुछ भी नहीं याद होगा। अब ये क्या है? ये माइंड बड़ी अजीब चीज़ है। तो माइंड जो है ना, इसकी बात क्यों मैं कहता हूँ कि देखिए एक स्ट्रिंग ऑफ साउंड जो बनती है ना, कि मैंने तो एक स्ट्रिंग बनाई, पूरी साउंड्स इकट्ठी चलती आ रही हैं, लेकिन माइंड हर चीज़ को अलग 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 करता जा रहा है। वो हर वर्ड को सेपरेटली सुनता है, वो इसमें खुद वो जो ना, वो पॉजेज, वो जो गैप्स हैं वो खुद क्रिएट करता है आपको माइंड, और खुद बताता है कि हाँ ये जो फर्स्ट वर्ड था ये नाउन था, उसके बाद वर्ब आ गया, उसके बाद कोई प्रोनाउन आ गया। अब ये सारी चीज़ें, ये इसके पार्ट्स हैं उस स्पीच के। वो जो एक स्ट्रिंग बनी हुई थी, आके माइंड ने उसको सेपरेट किया सारी चीज़ों को। जब वो सेपरेट हो गई फिर उनको नाम दिए, उनके जो नेम्स हैं डिफरेंट, उन्हें हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब जो आपकी स्पीच होती है ना, वो सेंटेंसेस की शक्ल में बहुत सारे देखें आप। एक तो ना तो आपको वर्ड भी बोल दें तो वो स्पीच तो वो भी हो गई, लेकिन ये कि मोस्टली हम बात समझाने के लिए बहुत सारे सेंटेंसेस बोलते हैं। अब सेंटेंसेस को फिर हम दो तरह से जज करते हैं। एक हम देखते हैं कि मीनिंग क्या है, एक देखते हैं उसका स्ट्रक्चर क्या है। मीनिंग अलग चीज़ है। मीनिंग जो होता है, इसको हम ये समझते हैं जैसे इसका फंक्शन होता है। फंक्शन क्या है? अब देखें, एक चीज़ है कि आपसे पूछा जाए कि हाउ इज़ योर ड्राइंग रूम लाइक, आपका ड्राइंग रूम किस तरह का है। अब ड्राइंग रूम में आपसे पूछता हूँ, मैं सिर्फ ये पूछूं, चलो ड्राइंग रूम भी छोड़े, मैं आप में से किसी का, आपका अपना एक बेडरूम है, मैं पूछता हूँ आपको जो बेडरूम मिला है घर में वो किस तरह का है, वो क्या है, मुझे ज़रा बेडरूम के बारे में बताएं। अच्छा, अब आप डेफिनेटली यही बताते हैं कि उसमें एक बेड पड़ा हुआ है, एक तरफ एक टेबल पड़ी है, दो चेयर्स रखी हुई हैं, टेबल पे मैंने कंप्यूटर रखा हुआ है, और इस तरह यानी जो उसके कंटेंट्स हैं अंदर वो अब वो बता रहे हैं मुझे। लेकिन आप में से कोई भी ये नहीं मुझे बताएगा कि इसमें ईंटें कितनी लगी हुई हैं, इसमें सरिया कितना यूज़ हो गया, और इसमें सैंड कितनी आपने यूज़ की है। अब ये आप चीज़ें नहीं बताते। उसकी क्या रीज़न है कि एक्चुअली मैंने भी जो पूछा है तो मैंने फंक्शन ही पूछा होता है। फंक्शन जो है ना, ऐसी चीज़ों को देख के समझ आता है जो बाहर नजर आती हैं, जो इनका मीनिंग, मतलब बेडरूम, बेडरूम का मतलब क्या है कि जहाँ पे आप रहते हैं, सोते हैं,
उठते बैठते हैं, अपनी एक अलग आपका, वो बेडरूम बन गया। अच्छा, अब चूंकि जब बात होती है ना ये सेंटेंसेस की, इनका एक है मीनिंग। उस मीनिंग के जब हम पार्ट्स करते हैं ना मीनिंग वाले सेंटेंस के, उस सूरत में हम समझते हैं कि हर वर्ड का अलग मीनिंग है। हाँ, एक तो है कि वर्ड्स के मीनिंग्स को देखें, हम जितने वर्ड्स को हम मीनिंग के बेस पे जब डिवाइड करेंगे एक सेंटेंस के अंदर, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच बनेंगे। और जब हम स्ट्रक्चर की बेस पे उसके पार्ट्स करेंगे तो वो पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस बन जाएंगे। वो उनके सिर्फ इसलिए हम यूज़ करेंगे कि जैसे एक पैटर्न होता है कि सेंटेंस का पैटर्न क्या है। पैटर्न की बात करेंगे तो फिर हम कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। मीनिंग की बात करेंगे तो फिर हम कहते हैं कि नाउन वर्ब फिर नाउन या प्रोनाउन। ये वो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं 8, फिर हम उन पे आ जाते हैं। तो मीनिंग बेस्ड जहाँ पे हम पार्ट्स करेंगे स्पीच के, मीनिंग बेस्ड, उस सूरत में कहेंगे ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। और जब पैटर्न बेस्ड पार्ट्स को देखेंगे उस हम उन्हें कहते हैं पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। वो पार्ट्स जो बनते हैं सेंटेंस के, वो पैटर्न बनता है, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं बनते। यानी सब्जेक्ट जो है ना, सब्जेक्ट, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में कहीं नहीं आता। ये सिर्फ स्ट्रक्चर की बात है, उसमें देखेंगे इसे। एनीवे, अब ये स्ट्रिंग ऑफ साउंड जो मैं आपके सामने जो कुछ बोलता जा रहा हूँ, दैट बिकम्स अ स्ट्रिंग, एंड इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ योर ओन माइंड दैट यू आर creating gaps between the words and you are just assigning some meanings to every word कि ये word जो है ये interjection लग रहा है, ये adverb लग रहा है, ये verb लग रहा है, इस तरह से आप करते हैं। Let's see now definition. That's grammar, the whole system and structure of a language. एक लैंग्वेज का पूरा सिस्टम और स्ट्रक्चर, उसको हम कहते हैं ग्रामर। यानी जब भी हम किसी भी लैंग्वेज में उसके पूरे सिस्टम को जज करने की कोशिश करेंगे कि ये सेंटेंसेस कैसे बन जाते हैं, कौन सा सेंटेंस किसके साथ यूज किया जा सकता है, कौन सा सेंटेंस किस तरह की सेंस दे सकता है, इसका मतलब है कि हम पूरी वो जो ना ग्रामर चेक कर रहे होते हैं उसकी। फिर दूसरा क्या है, अ सेट ऑफ प्रिस्क्रिप्टिव नोशंस अबाउट करेक्ट यूज ऑफ अ लैंग्वेज। प्रिस्क्रिप्टिव नोशंस और डिस्क्रिप्टिव नोशंस, ये दो तरह के हमारे ख्यालात होते हैं। डिस्क्रिप्टिव जो होते हैं, देयर वी जस्ट डिस्क्राइब द थिंग्स, वी जस्ट डिस्क्राइब व्हाटएवर अ थिंग इज। लाइक सेंटेंस लिखा हुआ है आपके सामने कि अली प्लेज फुटबॉल। अब हम इसको ये नहीं कहते कि ये गलत है या सही है, इस चीज़ पे नहीं जाते कि अली के साथ प्लेज नहीं होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए। या एक सेंटेंस चले ये तो करेक्ट है ना, इनकरेक्ट चले मैं आपके सामने, मैं कहता हूँ कि अली प्ले फुटबॉल, अली फुटबॉल खेलता है, आप कहते नहीं प्ले नहीं आ सकता, यहाँ पे एस लगना है इसके साथ। ये आप जो बता रहे हैं ये एक प्रिस्क्रिप्टिव नोशन है कि आप प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं, तजवीज़ कर रहे हैं कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ये है प्रिस्क्रिप्टिव नोशन। और डिस्क्रिप्टिव नोशन जो होता है, इसमें जो कुछ लिखा हुआ है, जो चीज़ें चल रही बस उन्हें ही आप डिस्क्राइब कर देते हैं, ऐसा नोशन आप देते हैं, उसमें इस चीज़ पे नहीं जाते कि गलत है या सही है। That's not the case with the sentences, because whenever there is a sentence before you people and you have a look at that, and when you say that this thing is correct and this is incorrect, it shouldn't be here, that should be here, ये है prescription आपका, इसको prescriptive notion कहते हैं। But when the things are the same, you are just describing them, then they become descriptive notions. अब आपने वो sentences पढ़े होंगे, एक लेसन था आपका थैंक यू मैम फर्स्ट ईयर में, उसमें आप उसकी लैंग्वेज देखेंगे, वो जहाँ पे कहते हैं हियर आई एम ट्राइंग टू बाय समथिंग फॉर कुकिंग। अब ये जो ना कि आई ट्राई टू, अब कई जगह पे लग रहा है कि यहाँ पास होना चाहिए था, आई डू द थिंग्स व्हेन आई वाज यंग। अब कई सेंटेंसेस वो उसमें ऐसे आप देखेंगे कि आपको लगेगा कि ये तो ग्रामेटिकली ठीक नहीं है। तो ग्रामेटिकली वो ठीक हो या ना हो, एक एज होता है, जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं ना, नेटिव स्पीकर्स, वो जो कुछ भी बोल लें उनको गलत नहीं समझा जाता। उसकी रीज़न है, अब देखिए आप अपनी पंजाबी लैंग्वेज में देख लें, आप किसी वेजिटेबल शॉप पे जाते हैं, आप उस उससे सब्जी कुछ ली, वो कहता है जी अदरक भी चाहिए आपको या नहीं चाहिए। अब आपने कभी उसकी ये गलती नहीं निकाली कि आप अदरक क्यों कह रहे हैं, अदरक कहें इसे, कभी भी नहीं कहा। अच्छा, उसके बाद क्या है, आपने सब्जी लेके आने लगे, कहते हैं पैसे नहीं देने। अब ये पैसे क्या चीज़ है भाई, आपने तो कभी नहीं उसे रोका भी पैसे क्यों कह रहे हैं, अभी तो पैसे होते हैं। लेकिन क्या है कि नेटिव स्पीकर है, उसकी बात को गलत नहीं समझा जाता। नॉन नेटिव्स के लिए गलतियां इसलिए बन जाती हैं कि उनके लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्म किया जाता है कि नॉन नेटिव ने एक स्टैंडर्ड को फॉलो करना है। अब ये बिल क्लिंटन था एक प्रेसिडेंट अमेरिका का,
وہ کہتا ہے کہ ہماری دادی اولڈ انگلش بولتی تھی اور ہم اس پہ ہنسا کرتے تھے کہ یہ کیا بولتی ہے. اب یہ کیا ہے کہ جو نیٹوز ہیں وہ جو مرضی بولیں, وہ تو اس پہ ہنستے تھے, ہم لکھیں گے تو ہمارا تو پورا پیپر ہی کو کراس کر دے کہ یہ کیا لکھا ہے اس میں. تو یہ جو ہے نا کہ نان نیٹوز, ان کے لیے ایک اسٹینڈرڈ بنایا جاتا ہے. تو اسٹینڈرڈ کے لیے پھر ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ کون سا ورڈ کس کے ساتھ یوز کرنا ہے, کون سا یہاں پہ کرنا چاہیے, کون سا نہیں کرنا چاہیے. اس لیے ہمارے یہ جو پرسکرپٹیو نوشنز ہی چلیں گے, ڈسکرپٹیو نہیں ہے کہ ہم جو مرضی لکھ دیں اور اس کو ڈسکرائب کر دیں کہ ٹھیک ہے. نو, دس از ناٹ دا کیس ود اس. دا کیس ود اس, دا تھنگ دیٹ وی آر ٹو اڈاپٹ از prescriptive notions. That's why there are very lengthy exercises on correct and incorrect sentences. You might have seen in your local grammar books. اب وہاں پہ پرسکرپٹیو گرامر جہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے یہاں پہ دی یوز کرنا ہے, یہاں پہ دی یوز نہیں کرنا, اب یہ باتیں وہاں پہ ہو رہی ہوتی ہیں, یہ ساری پرسکرپٹیو ہیں. تو a set of prescriptive notions about correct use of a language, ایک لینگویج میں صحیح طرح سے آپ کو کس طرح سے اس کو یوز کرنا ہے, اس کے لیے کچھ پرسکرپٹیو نوشنز ہیں, ان کو آپ فالو کرتے ہیں. The rules in grammar cover the selection and ordering of words to create sentences. گرامر کے رولز ہیں جو آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے سینٹنسز کس طرح سے کریٹ کرنے ہیں, ان کا آرڈر کیا ہوگا. دیکھیں جب بھی ہم ڈیفائن کرتے ہیں نا, ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک سینٹنس وہ ہوتا ہے جس میں ایک سبجیکٹ ہو اور ایک پریڈیکیٹ ہو. اب آپ نے ایک سینٹنس بولا کہ علی who is a successful businessman, اس کے بعد لگا دیا full stop. So I would say that this is an incomplete sentence. This is just a fragment, not a complete sentence. On what grounds? Why am I saying this, that this is an incorrect sentence? Why isn't it correct? یہ fragment کون سی چیز سے بنا دیتی ہے کہ آپ نے کیا کیا, علی who is a successful businessman. آپ نے صرف ابھی سبجیکٹ کی بات کی ہے, علی کے بارے میں آپ نے ایک کلوز لگا دی ساتھ جو اس کے لیے ڈیفائننگ کلوز کا کام کر رہی ہے, ڈیفائن کر رہی علی کو. علی کو تو ڈیفائن کر دیا کہ کون سا علی, وہ جو ایک سکسیسفل بزنس مین ہے. اس کے بارے میں بات کیا بتانا چاہ رہے ہیں آپ, یا تو دیکھیں اگر یہ بتانی تھی نا کہ وہ سکسیسفل بزنس مین ہے تو پھر تو ہونا چاہیے تھا کہ علی از اے سکسیسفل بزنس مین. لیکن آپ نے کہا کہ علی ہو از اے سکسیسفل بزنس مین, علی جو کہ ایک کامیاب تاجر ہے. آگے اس کے بارے میں بات کیا بتانی ہے, وہ کچھ بھی نہیں بتایا آپ نے, اس لیے یہ رہ جائے گا انکمپلیٹ. تو گرامر بتاتی ہے کہ آپ نے سبجیکٹ تو یوز کر لیا ہے اینڈ دا پریڈیکیٹ از اسٹل لیفٹ. You have to use the predicate after the subject as well so that the sentence may get complete. اب یہ دیکھیں کہ اس میں ایک تو ہے selection and ordering of words. کون سے words کن کے ساتھ یوز ہو سکتے ہیں. دیکھیں ہر word کے ساتھ یوز نہیں ہو سکتا. the کو آپ verb کے ساتھ یوز نہیں کر سکتے. دیکھیں آپ نے کہا کہ I am the eating food, غلط ہو جائے گا. the یہ ایک ڈٹرمنر ہے, آرٹیکل ہے جو ایک ایڈجیکٹیو کی ٹائپ ہے, یہ صرف کسی ناؤن کے ساتھ آپ یوز کر سکتے ہیں اور کہیں یوز نہیں کریں گے. اب یہ کیا ہے کہ یہ گرامر آپ کو بتاتی ہے کہ کون سا ورڈ کس کے ساتھ یوز کرنا ہے. پھر آرڈرنگ بھی ہے. آرڈرنگ میں کیا ہے, آپ کہتے ہیں کہ دیکھیں اردو کا جو بیسک سٹرکچر ہے وہ اور ہے, انگلش کا اور ہے. انگلش میں ہمارا جو سٹرکچر ہے نا, پیٹرن جو بنتا ہے بیسک, اسے ہم کہتے ہیں SVO, سبجیکٹ ورب آبجیکٹ. لیکن یہی جب آپ اردو میں آتے ہیں, یہاں آگے کیا ہوتا ہے, سبجیکٹ آبجیکٹ ورب, SOV. دیکھیے سمپل بات ہے, آپ کہتے ہیں کہ میں ایک کتاب خریدتا ہوں. انگلش میں آپ کہتے ہیں آئی سبجیکٹ, اور ورب کیا ہے, بائی. آئی بائی واٹ, اے بک. آئی بائی اے بک. اب اسی کو اگر اردو میں ٹرانسلیٹ کریں, آئی کا تو ہو گیا میں, وہ تو سبجیکٹ ٹھیک ہے. اس کے بعد آبجیکٹ آ جاتا ہے ایک کتاب, میں ایک کتاب. انگلش میں ہم نے سبجیکٹ کے بعد ورب یوز کیا تھا, اور اردو میں ہمیں آبجیکٹ یوز کرنا پڑ رہا ہے سبجیکٹ کے بعد. اس کے بعد ہم ورب پہ جاتے ہیں. یعنی اردو میں ہم کہتے ہیں میں ایک کتاب خریدتا ہوں, خریدنا وہ اینڈ پہ جا کے ہم نے یوز کیا. انگلش میں سبجیکٹ کے بعد ورب. تو یہ دونوں لینگویجز کے اپنے اپنے سٹرکچرز ہیں. تو انگلش کی گرامر آپ جب دیکھیں گے تو انگلش گرامر آپ کو بتائے گی کہ واٹ ورڈز آر ٹو بی یوزڈ ود واٹ ورڈز, کون سے ورڈز کن ورڈز کے ساتھ یوز کرنا. دس از ایکچولی دا فوکس آف گرامر, سلیکشن اینڈ آرڈرنگ آف ورڈز ٹو کریٹ سینٹنسز. پراپر آرڈر میں ان ورڈز کو لکھنا کہ کون سا ورڈ کہاں پہ آئے گا.
Every word belongs to one of a number of classes depending on how it is used in a sentence. एक वर्ड को जब आप यूज करते हैं किसी सेंटेंस में तो वो किसी ना किसी कैटेगरी में से होता है. देखें, एक सिंपल बात हम ये कहा करते हैं आमतौर पे कि whenever you talk to some person, never think that you are a single person and you are not responsible and you say that I'm just a student. What's the effect of my conversation upon the other people? नहीं, आप कितने ग्रुप्स के रिप्रेजेंटेटिव हैं. देखें, आप कहीं पे बात करते हैं ना तो आप समझेंगे कि मैं कौन सा जी पाकिस्तान का वो प्राइम मिनिस्टर हूँ जो मेरी बात को ये समझा जाएगा. नहीं, आप किसी फॉरेन कंट्री में किसी से बात करेंगे वो कहेगा कि पाकिस्तानी इस तरह के होते हैं. किसी दूसरे रिलीजन के पर्सन से बात करेंगे वो कहेगा मुसलमान इस तरह के होते हैं. किसी दूसरे कंट्री में बात हो रही है तो पाकिस्तानी, किसी दूसरे रिलीजन में हो रहा है तो आप मुसलमान, दोनों के आप रिप्रेजेंटेटिव. उसके बाद किसी सिंधी से बात हो रही है तो उसने कहा ये पंजाबी इस तरह के होते हैं, आप पूरे पंजाब को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं. So you must feel responsible that you're not irresponsible when you are making communication with anyone. अच्छा, फिर इसी तरह से आप लाहौर वाले किसी बात करते हो वो कहता है फैसलाबाद वाले इस तरह के होते हैं. फिर आप किसी और कॉलेज में जहाँ पे सीए करवाया जा रहा हो वहाँ बात करें वो कहते हैं टिप्स के स्टूडेंट्स इस तरह के होते हैं. अब ये क्या है? Whenever you are talking to someone, surely you are representing some organization, some culture, some religion, some territory. Many things are there on your background. So everything, whatever there is on your background, you are a representative for that. तो जब representative है तो फिर हमें देखना है कि हमें किस तरह से communicate करना चाहिए. अब जिस तरह से हम कितनी चीज़ों को represent करते हैं, हर word किसी ना किसी category को represent करता है. कभी एक ही word होगा वो किसी जगह पे noun बन जाएगा, किसी जगह पे verb बन जाएगा. जिस तरह आप है ना, मैंने कहा कि आप इंडिया में किसी से बात करें तो आप पाकिस्तानी होने की हैसियत से बात कर रहे होते हैं, देन योर स्टेटस इज दैट ऑफ अ पाकिस्तानी. इस तरह आप किसी नॉन मुस्लिम से बात करते हो आपका स्टेटस मुसलमान बन जाएगा, मुसलमान है जी इसलिए ये बात कर. इसी तरह से ये वर्ड्स होते हैं ना, ये चेंज होते रहते हैं, इनके फंक्शंस चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस कि उसमें हमने इसको कैसे यूज किया. सो व्हेनेवर यू हैव अ लुक एट अ वर्ड, नेवर से दैट दिस वर्ड इज फ्रॉम दैट कैटेगरी ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच. नेवर. Thus words, whenever they are used, they give meanings according to the context. Context में पता चलेगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं, कि यहाँ पे इसका फंक्शन क्या है. अब इस कॉन्टेक्स्ट में क्या चीज़ होगी, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि देखें कि एक वर्ड है लाइक BLIND. Okay. Now you can raise your hands to tell me what part of speech blind is. Yes, please raise your hands so that I may ask a question. Yes, कोई भी आप में से कोई हैंड रेज करे. इसका मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्लाइंड क्या चीज़ है. यस अहमद रजा, यस प्लीज. एडजेक्टिव है क्या जी? नाउन बता रहा है कि ये ब्लाइंड है यानी कोई एडजेक्टिव है. अच्छा, मैं तो अभी आपको ये बताया था कि आप किसी भी वर्ड पे कोई लेबल नहीं लगा सकते. चलें अभी ये और देख लेते हैं. जी राफिया. सर अगर ब्लाइंड के साथ मैन लिखा होता तो वो फिर उसकी प्रॉपर्टी को जाहिर करता तो फिर ये एडजेक्टिव होता है. इस वक्त मुझे आई थिंक सो ये नाउन है. अच्छा, अकेला ब्लाइंड. आपकी आधी बात तो ठीक है. व्हेन यू सेड दैट इट सीम्स टू बी एन एडजेक्टिव इफ इट्स फॉलोड बाय अ नाउन, ये तो ठीक है ये बात आपकी. अगली बात आपने कही थी कि व्हेन इट्स बीइंग यूज्ड विदाउट कॉन्टेक्स्ट इट बिकम्स अ नाउन. ये बात ठीक नहीं है. किसी भी वर्ड को जब तक कि किसी भी कॉन्टेक्स्ट में, फ्रेज में, क्लोज में, सेंटेंस में यूज ना हो जाए, यू कांट लेबल इट व्हाट इट इज. अब देखिए ब्लाइंड जो है ना, ये ब्लाइंड नाउन भी है, वर्ब भी है, एडजेक्टिव भी है. इस तरह एक जो है ना, इस पे हम कोई लेबल नहीं लगा सकते ये क्या है. ठीक है ना, ये जब यूज होगा तो फिर पता चलना है. आपको याद होगा कि एक आपने सेंटेंस पढ़ा था, यूज ऑफ फोर्स, एक लेसन था आपका फर्स्ट ईयर में. डू यू रिमेंबर? यस यस. उसमें एक सेंटेंस था, एंड पे जाके ना जब उसकी ट्रीटमेंट कर दी तो फिर आया कि द टीयर्स ऑफ डिफीट ब्लाइंडेड हर आईज. याद है? यस. अच्छा, अब उसमें ब्लाइंड क्या चीज है फिर?
उसमें verb है I think. वेरी गुड, तो वर्ब हो जाएगा ना. अच्छा, फिर आप जी. कहते हैं इट्स टू हॉट टुडे, द सन इज कमिंग थ्रू द विंडो, प्लीज पुट ब्लाइंड्स बिफोर द विंडो. अब ब्लाइंड क्या है? अभी भी verb ही है. पुट ब्लाइंड्स बिफोर द विंडो. अब क्या होगा? Pro- ये ब्लाइंड अब नाउन, proper नाउन ब्लाइंड, ये जो noun. window के आगे आप लगा देते हैं ना कर्टन की तरह से, ये ब्लाइंड है, Yes. इसको नाउन कहेंगे फिर. अच्छा, फिर आपने जैसे ब्लाइंड मैन कहा तो वहां पे ये एडजेक्टिव होगा. इसलिए सिर्फ ब्लाइंड को देख के हम कुछ नहीं करते, ठीक है. Okay. ये हमने सिर्फ जब कॉन्टेक्स्ट में यूज होगा तो फिर लेबल लगाना है. तो इस तरह से हम इनको देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ना, ये डिफरेंट सेंटेंसेस में डिफरेंटली यूज होते हैं, तो डिफरेंट लेबल्स इन्हें दिए जाते हैं. एवरी वर्ड बिलोंग्स टू वन ऑफ अ नंबर ऑफ क्लासेस डिपेंडिंग ऑन हाउ इट इज यूज्ड इन अ सेंटेंस. जिस तरह से सेंटेंस में यूज होगा उसी तरह से ही हम इस पे लेबल लगाएंगे. अपने पास से हम सिर्फ वर्ड को देख के कोई लेबल नहीं लगा सकते. देखें, ये ऐसे ही है कि उर्दू में जैसे बात की जाए ना, तो मैं कहूँ कि ये पता नहीं क्या लिखा गया, ये समझें आप, ये फरहत लिखा है. मैं पूछूं ये गर्ल्स का नेम है या बॉयज का? इस साल कोई पता नहीं है. अब हो सकता किसी की गर्ल्स में किसी ने नाम रखा हो, किसी बॉयज में किसी ने नाम रख लिया हो, तो जब तक कॉन्टेक्स्ट में यूज नहीं होगा उस वक्त तक पता नहीं चलता. जी, these different classes are called parts of speech. इनको डिफरेंट जो वर्ड्स हैं ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, कि जैसे नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब वगैरह. अ पार्ट ऑफ स्पीच डज नॉट एक्सप्लेन व्हाट अ वर्ड इज. पार्ट ऑफ स्पीच जो होता है ना, ये वर्ड को एक्सप्लेन नहीं करता कि वर्ड क्या है, रादर देन हाउ इट इज यूज्ड. ये सिर्फ हाउ बताता है कि ये किस तरह से यूज हुआ है. ये जो वर्ड है ना, इसमें किसी भी लैंग्वेज में तीन चीजें हैं बेसिक, उनको आप याद रखें. एक उसमें होती है मोर्फोलॉजी. मोर्फोलॉजी होती है कि हाउ द वर्ड्स आर मेड. एक है फोनोलॉजी, हाउ द वर्ड्स आर प्रोनाउंस्ड. एक है सिंटैक्स, हाउ द सेंटेंसेस आर मेड. साउंड्स, वर्ड्स, सेंटेंसेस, ये तीन चीजें हर लैंग्वेज में पाई जाती हैं और ये बेस है हर लैंग्वेज की. कि मैं रिपीट कर देता हूँ. फोनोलॉजी, हाउ द वर्ड्स आर प्रोनाउंस्ड. मोर्फोलॉजी, हाउ द वर्ड्स आर मेड, हाउ द वर्ड्स आर फॉर्म्ड. एंड सिंटैक्स, हाउ द सेंटेंसेस आर मेड. सेंटेंसेस भी हैं इसी में, फिर वो फ्रेजेस भी हैं, क्लोजेस भी हैं, कि ये किस तरह हम वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं. जो वर्ड्स हमने बना लिए हैं वो कैसे बने थे, अब उन वर्ड्स को हमने दूसरे वर्ड्स के साथ ज्वाइन करके फ्रेजेस, क्लोजेस, सेंटेंसेस बनाने हैं, उसको देखते हैं फिर. These different classes are called parts of speech. A part of speech does not explain what a word is, rather than how it is used. The same word might be a different part of speech in different sentences. As I told you earlier, I made 3 sentences using the word blind. So because of those 3 sentences, you found the idea that these words give different parts of speech to you using a single word. The same word might be a different part of speech in different sentences depending on the context of its use. जिस context में use होगा उसी तरह से ही पता चलेगा कि ये कौन सा part of speech हमने use किया है, क्योंकि अपनी मर्जी से हम कोई लेबल नहीं लगा सकते. ट्रेडिशनल पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये 8 हैं जो ट्रेडिशनली कंसिडर किए जाते हैं. अब जो ग्रामेरियंस हैं कुछ, उन्होंने डिटर्मिनर को अलग कर दिया. यहाँ आप देखेंगे तो ये 8 आपके सामने है. एक 9th जो है वो इसके आगे जाके आ भी जाएगा इससे, लेकिन वो 9th नंबर नहीं उसे दिया, डिस्कस किया हुआ है. वो ऐसी है जिससे ये एडजेक्टिव है. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूज टू प्रोवाइड, ये लिखा हुआ है यूज टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट अ नाउन, और यहाँ पे इंक्लूड्स डिटर्मिनर्स सी बिलो. अब इसने कहा इसमें डिटर्मिनर्स भी शामिल हैं, लेकिन डिटर्मिनर्स को इसने यहाँ आके डिस्कस अलग से किया हुआ है. 9th पार्ट ऑफ स्पीच के तौर पे डिटर्मिनर को यूज किया. तो बहरहाल ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं बेसिक. इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पे स्टार्ट करेंगे. इफ यू पीपल गॉट एनी क्वेश्चंस यू कैन पुट देम टू मी सो दैट आई मे address your problems. Yes, any questions, please raise your hands for the questions if you got any. No questions, no raising of the hands, it means everything is okay. Okay, tawassul. Assalamu alaikum sir. Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
سر یہ پیپر میں کویسچن کس ٹائپ کے آتے ہیں, یعنی ایم سی کیوز میں کس ٹائپ کا کویسچن کرتا ہے؟ یہ اگر پارٹس آف اسپیچ کی بات ہو تو سر او جی اوور آل. ظاہر ابھی تو ہم اس ٹاپک کو دیکھیں گے نا, پارٹس آف اسپیچ کو. جی اس میں پارٹس آف اسپیچ کا کویسچن جو بہت کم آتا ہے کہ وہ اس طرح پوچھے. پہلے یہ بہت آتے رہے ہیں لیکن اب نہیں آتے. لیکن اگر پارٹس آف اسپیچ کا کویسچن ہو تو وہ صرف یہ ہوتا ہے کہ سینٹنس لکھ کے اس میں سے انڈر لائن کر دیتے ہیں. یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ سینٹنس ہے, آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں. used to describe, بلکہ سوری, یہ the term verb phrase is used to describe a verb with other words to indicate tense, mood or person. اب یوں سمجھے کہ ٹینس کو کر دیا انڈر لائن, نیچے کو دے دیتا ہوں آپشنز کہ ٹینس ایڈجیکٹو ہے, ورب ہے, ناؤن ہے یا کنجنکشن ہے. اس طرح سے وہ آپشنز دے کے اس میں سے پوچھ لے گا آپ سے. لیکن ہمیں ایکچولی اس کی جو زیادہ ضرورت پڑتی ہے وہ اس کویسچن کے لیے نہیں پڑتی. یہ کویسچن وہ بہت کم پوچھتا ہے. ہمیں ضرورت پڑتی ہے کہ جہاں پہ اس نے یہ کویسچن آپ کو دینا ہے نا, اپروپریٹ ورڈز آپ نے یوز کرنے ہوتے ہیں. اپروپریٹ ورڈز کے لیے آپ کی اوور آل انڈرسٹینڈنگ بڑی ضروری ہے کہ کون سا ورڈ کس سینس میں یوز ہوا ہے, تاکہ اس کا وہاں پہ پراپر پلیسمنٹ اس کی دیکھیں کہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. اس طرح سے کویسچن تو اس طرح کا ہو سکتا ہے, باقی ہے ساری انڈرسٹینڈنگ. یس. اوکے. Yes, any more questions? Okay then, thank you very much. Assalamu alaikum.